यस गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के हम केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज कर दिया है। नाउ हम आगे से वहां हमने जो टॉपिक पढ़ा उसके बाद में हम आगे से शुरू करेंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमने स्टडी करा दिया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटालिक सॉलिड से। तो डियर लर्नर, आपने पहला जो पार्ट देख लिया होगा, उसके बाद ही आप ये पार्ट देख रहे होंगे, क्योंकि जब आप पहला पार्ट देख लेंगे तभी आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो इसलिए आप फर्स्ट पार्ट देखें पहले, उसके बाद सेकंड पार्ट देखें, फिर थर्ड पार्ट। इस तरीके से आप देखेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। दूसरी बात ध्यान रखें, आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें। आप फिर रजिस्टर बना लें, साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलें, ताकि आपके पास कलेक्शन बन सके और आपके अंडरस्टैंडिंग में बेटर हो सके, आप रिवाइज कर सके बार बार। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बिल्कुल क्लियर करके समझाते हैं, इसलिए आप शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलें। वीडियो को बार बार देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी इनवाइट करें कि वो हमारे साथ जुड़ें, ताकि उनका भी फ्यूचर बेटर हो सके। चलिए हम टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसा कि आप पता, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 टाइप के होते हैं। उसमें हमने आपको 2 टाइप के सॉलिड्स पढ़ा दिए हैं। तो नाउ हम नेक्स्ट चलेंगे मेटालिक सॉलिड्स और क्रिस्टल्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर, मेटालिक मींस मेटल। मेटल ऐसे सॉलिड्स जो मेटल्स, यानी जितने भी मेटल्स हैं वो सब सॉलिड्स हैं। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आती हैं, या इनको हम क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस। आप जानते हैं मेटल के अंदर मेटल आयंस होते हैं, चार्ज्ड मेटल आयंस, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप जानते हैं जितनी भी मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करती हैं? आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का जो मेन प्रॉपर्टी है मेटल्स के अंदर, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये ही इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, इनसे मिलकर मेटल बना होता है। कौन कौन से एग्जाम्पल है देखिए। सारी मेटल जितनी आपने स्टडी की हैं सब इसके अंदर आएंगी। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कुछ अलॉयज भी इस कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से ये सारी मेटालिक सॉलिड्स हैं। ये मेटल्स आप जानते हैं कितना हैवी होता है, मेटल की डेंसिटी कितनी हैवी होती है। तो ये मेटालिक सॉलिड्स है, क्रिस्टल्स के अंदर आती हैं सारी मेटल्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ये किस तरीके का सॉलिड देखिए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल एटम। इसमें ध्यान रखें ये बहुत हार्ड सॉलिड्स होते हैं। कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ऐसा देखेंगे आप तो ऐसा लगेगा शायद ये मेटल्स तो नहीं है। एक अननोन पर्सन को इस तरीके से जान सकता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी वेट है, तो ये एक तरीके से मेटल तो नहीं है। लेकिन ये मेटल नहीं है, एक्चुअल में मेटल नहीं है। ये नेटवर्क सॉलिड्स हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल है वो नॉन मेटल एटम्स हैं। और वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं? लिंक टू एडजेसेंट एटम बाय कोवेलेंट बॉन्ड के साथ बहुत क्लोजली जुड़े होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से जब एक नेटवर्क बनाएगा, जैसा कि हम आपको बुक में अभी दिखा रहे हैं, आप बुक में देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपने देखा ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। नीचे आप देख रहे हैं ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। इस तरीके से अगर आप डायमंड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। किस तरीके से इसके अंदर आप देख रहे हैं
एक एटम दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है और एक नेटवर्क बना रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे ग्रेफाइट के केस में, ये ग्रेफाइट है, तो इस तरीके से ग्रेफाइट के केस में आप देखो ये एक पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ये इससे कोवेलेंट बॉन्ड जुड़े हुए, देखिए यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड किस तरीके से जुड़ रहा है, इस एटम से किस तरीके से, इससे किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो बॉन्डेशन है, पहले तो एक नेटवर्क बना एटम्स का, फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा जितने भी इस तरीके के ऐसे सॉलिड्स है जिनके अंदर नेटवर्क बनेगा एटम का और वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इस तरीके से ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड से एटम जुड़ेंगे और उनका एक एटम का नेटवर्क बनेगा इस तरीके से, ऐसे सॉलिड को कहेंगे कोवेलेंट, ऐसे सॉलिड्स को कहेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट आप जानते हैं पेंसिल के सिक्का जो होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, डायमंड, हीरा, अभी हमने स्ट्रक्चर आपको ग्रेफाइट और डायमंड की दिखाई है, क्वार्ट्ज भी इसी कैटेगरी में आता, सिलिकॉन कार्बाइड ये भी इसी कैटेगरी में आता। तो इस तरीके से, इस तरीके ऐसे सॉलिड्स जिसके अंदर नेटवर्क बनता है एटम का और वो कोवेलेंट बॉन्ड से वो नेटवर्क जुड़ता है, बहुत ही क्लोजली, बहुत हाई डेंसिटी का एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है। उस तरीके के जितने भी एटम हैं वो सारे कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स के अंदर आते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। डायमंड आप जानते हैं डायमंड का वेट बहुत ज्यादा होता है, थोड़े से डायमंड का वेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत हैवी होता है। क्वार्टज, वैसे हम देखेंगे तो डायमंड एक स्टोन है, क्वार्टज भी स्टोन है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये दोनों स्टोन है, इनका बहुत हैवी वेट होता है। तो नॉन मेटल एटम, एटम जो है इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो नॉन मेटल एटम्स, एटम्स नहीं है वो, मतलब नॉन, वो एटम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मेटल के नहीं है, नॉन मेटल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, और बहुत ही हैवीली कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से जो एटम सॉलिड्स जो इस तरीके से बनते हैं वो सॉलिड्स कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स कहलाते हैं। ये एग्जांपल ग्रेफाइट, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, इस तरीके से। तो ये टॉपिक क्लियर है ना, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर द डिफरेंस इन बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो रेगुलर फैशन में अरेंज होते हैं, यानी एटम जब अरेंज होना स्टार्ट करेंगे तो एक रेगुलर फैशन में वो अरेंज होंगे और लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक अरेंज होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक इस तरीके से अरेंज होंगे। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर फैशन में अरेंज होंगे और बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक भी अरेंज होंगे, एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कहीं कहीं बीच में शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बना देंगे, जैसे यहाँ से मान लो गैप ले लिया तो थोड़ा बीच बीच में कम ही ऐसे होंगे जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर अपनाएंगे, बहुत बीच में कहीं कहीं गैप मिलेगा। लेकिन अगर अमोर्फस सॉलिड की हम बात करेंगे तो इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अरेंज, कैसे देखिए, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इस तरीके से, अब यहाँ गैप आ गया इस तरीके से तो ये अरेंज हो रहे हैं, फिर यहाँ से मान लो गैप आ गया, फिर यहाँ से गैप स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से गैप स्टार्ट हो गया, बीच में बार बार गैपिंग है, इस तरीके से बीच में बार बार गैपिंग होगी, इस तरीके से बीच में बार बार गैपिंग होगी। तो इस तरीके से देखेंगे बीच में बहुत गैपिंग होगी। आपने देखा है रबर जो है उसको इस तरीके से प्रेस कर सकते हैं, रबर या रबर के आर्टिकल से बनी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको ऐसे प्रेस कर सकते हैं आप, प्लास्टिक की चीजों को आप प्रेस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफी दूर हैं, उनकी वजह से उनके अंदर इलास्टिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर तक रेगुलर अरेंज है, फिर गैप है, फिर रेगुलर अरेंज है, फिर गैप है, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट है डेफिनिट जियोमेट्रिक शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है एक डेफिनिट शेप होती है, फिक्स होती है। आपने देखा डायमंड है, NaCl क्वार्टर मेटल है,
ग्रेफाइट फिक्स शेप जिस तरीके की इसी तरीके की रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट अमोर्फस सॉलिड की इरेगुलर शेप होगी। कैसे होगी? मान ले रबर है, ग्लास है, कहीं भी आपने रख दिया तो वेट के हिसाब से, जहां ये मान ले इनके ऊपर कोई वेट रख दिया तो वेट रखने की वजह से इनकी शेप चेंज हो जाती है, बट इनकी शेप चेंज नहीं होती। इसी तरीके से मेल्टिंग जो पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का, कितने तापमान पर मेल्ट कर सकता है कोई भी, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बहुत शार्प मीन बहुत ज्यादा है, थाउजेंड्स केल्विन तक ये जाकर मेल्ट होती हैं। बट इनका टेम्परेचर बहुत लो है, बहुत 100 डिग्री अबो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये अमोर्फस सॉलिड्स जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देते हैं। हैव अब एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक इन नेचर का मतलब है अगर इस तरीके से इनका रेगुलर अरेंजमेंट, अगर हम मान ले यहाँ से कोई चीज ऐसे पास कराएं तो ये इस तरीके से आर पार हो जाएगा। एनाइसोट्रोपिक मान ले आप जानते हैं रेगुलर अरेंजमेंट जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होगा तो उस तरीके से अगर इसको इस तरीके से कट करें या इस तरीके से हम देखें तो हमारी जो इस तरीके से हम कोई भी चीज पास करेंगे तो सीधी निकल जाएगी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिक्स अरेंज है तो उनके अंदर से हम अगर इस तरीके से कट भी हम करें, इस तरीके से कट करें या ऐसे कोई चीज गुजारें तो इजीली गुजर जाएगी। बट अगर इसमें ऐसे कट करेंगे तो रेगुलर कट नहीं लगेगा, इस तरीके से कोई चीज आर बार नहीं गुजरेगी क्योंकि इरेगुलर अरेंजमेंट है, इसको कहता है एनाइसोट्रोपिक। उसके बाद है डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हीट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हीट करेंगे तो एक फिक्स हीट देंगे, उस पर ही हीट करना, बॉईल करना स्टार्ट, मेल्ट करना या बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। ये जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है सबका अपना एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। बट अगर अमोर्फस सॉलिड की हम बात करेंगे तो इनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। मान लें रबर डाल देंगे या ग्लास डाल देंगे, उसको बॉईल करेंगे, मेल्ट करेंगे, कभी इसका कोई पार्ट तो कम टेम्परेचर पर बॉईल कर सकता है, कोई पार्ट ज्यादा टेम्परेचर पर बॉईल करेगा। फिक्स टेम्परेचर नहीं है, हीट ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं है। इसके बाद में अंडर क्लीन क्लीवेज अगर कट करें, इसको कट करें इस तरीके से, चाकू से नाइफ से कट करें, बिल्कुल क्लीन शार्प कटिंग आई, बिल्कुल शार्प कट जाएगा। आप मेटल के पार्ट्स को काटते हैं मेटल को तो बिल्कुल शार्प कटेगा, चिकना, उसको जो सरफेस आएगा कटने के बाद बिल्कुल चिकना आएगा। बट अगर हम बात करेंगे अमोर्फस सॉलिड की, कट जो है वो खुरदरा आएगा। अब रबर को काट कर देखिए, रबर को काट कर देखिए, प्लास्टिक को काट कर देखिए, उसका कट जो है वो खुरदरा, चिकना नहीं आएगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं आएगा, खुरदरा आएगा। चाकू से कहीं से ऊपर से कट जाए, कहीं से नीचे से, इस तरीके से स्मूथ सरफेस नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये क्लीन क्लीवेज देगा, बिल्कुल स्मूथ कट आएगा, इसका स्मूथ कट नहीं आएगा। दे आर ट्रू सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ट्रू सॉलिड्स माना जाता है, रियलिटी में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही ट्रू सॉलिड्स हैं। अमोर्फस जो सॉलिड्स हैं वो सीडो सॉलिड्स हैं, इनको फॉल्स सॉलिड, झूठा सॉलिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दिए हुए हैं, NaCl है, क्वार्टज है, मेटल्स है, जितनी भी मेटल्स है सब ये, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, ग्रेफाइट, ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स माने जाते हैं। अमोर्फस सॉलिड जैसे रबर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पीछे इस तरीके के सॉलिड जो हैं वो अमोर्फस सॉलिड के अंदर आते हैं। ये सीडो सॉलिड्स या फॉल्स सॉलिड्स कह सकते हैं इनको, क्योंकि ये कई जगह अपनी सॉलिड की कंडीशंस को पूरा नहीं करते, इसलिए इनको सीडो सॉलिड्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक डिफरेंस हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड के। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या है, देखिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट क्या है, उसके बाद हम आएंगे यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है, देखिए। इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। देखिए जैसा कि क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, मान ले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स,
इस तरीके से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी सॉलिड के इस तरीके से अरेंज है, 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अरेंज है। तो इस तरीके से जो 3 डायमेंशनल स्पेस है इसमें जो एटम साइंस मॉलिक्यूल्स अरेंज है इसको कहेंगे क्रिस्टल लैटिस। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक तरीके का स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस है, ये आप देख रहे हैं एक तरीके का क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो ये क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, इसमें किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है हम आपको ये बता रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से, तो ये 3 डायमेंशनल है, एक इसका मतलब एक एटम ऊपर दूसरा एटम है, इसके नीचे एटम है, इसके सामने ऊपर वाले हिस्से में एटम, इसके पीछे एटम है। इस तरीके से आप जानते हैं बहुत सारे एटम्स अरेंज होते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो इस पूरे को कहेंगे हम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स अटैच हैं। उसके बाद में लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट क्या है। लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट, द पोजीशन विच आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम साइंस, यानी कोई भी पोजीशन एटम, ये मान लो एक पोजीशन है स्पेस लैटिस के अंदर, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ये इस तरीके से पोजीशन मान लेंगे हम, एक पर्टिकुलर स्पेस को एक पोजीशन मान लेंगे। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स कितना स्पेस घेरते हैं। तो इस तरीके से इस स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है एटम साइंस मॉलिक्यूल्स के द्वारा। तो वो जो स्पेस है इस तरीके से मान ली इसके अंदर 4 एटम्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं स्पेस लैटिस के अंदर। तो इस तरीके से कितना जो स्पेस घेरा गया स्पेस लैटिस के अंदर, जो स्पेस घेरा गया एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा, वो लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट कहलाएगा। ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस पॉइंट, ये लैटिस। इसके बाद में आएंगे हम यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, जैसा मकान होता है, हाउस, ब्रिक्स, ईंट से मिलकर बना हो। तो बहुत सारी ईंटें जब जुड़ती हैं तो पूरे एक रूम का निर्माण होता है, एक बिल्डिंग का निर्माण होता है। इसी तरीके से यूनिट सेल हो गई। Smallest repeating unit in space lattice which when repeated over and over again produce the complete crystal lattice। ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जो ऐसी बहुत सारी यूनिट मिलकर पूरे एक स्पेस लैटिस का निर्माण करती है। मान लेते हैं ये एक यूनिट सेल है, इसी तरीके से अगली इसके साथ ऐसे जुड़ जाएगी, ये एक यूनिट सेल है। इसी तरीके से ये एक यूनिट सेल है, इसी तरीके से ये एक यूनिट। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स बनती हैं, बहुत सारी यूनिट्स बनती हैं, और इस तरीके की बहुत सारी यूनिट्स लगातार रिपीटेड होती रहती हैं। इस तरीके से बहुत सारी यूनिट्स लगातार रिपीटेड होती रहती है और बहुत सारी यूनिट मिलकर एक पूरे स्पेस लैटिस का निर्माण करती हैं। तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट्स को, उस स्मॉलेस्ट पार्ट को यूनिट सेल कहते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिट सेल्स बहुत ज़्यादा होते, रिपीटेड एंड रिपीटिंग ओवर। रिपीटिंग का मतलब है एक यूनिट सेल नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरीके से पूरे क्रिस्टल लैटिस में आगे पीछे इस तरीके से सब जुड़कर एक पूरा स्पेस लैटिस का निर्माण करते। किस तरीके से एक पर्टिकुलर मान लो दीवार है, एक दीवार का ईंटें निर्माण करती है, तो दीवार की जो ईंट है वो यूनिट सेल है। इसी तरीके से किसी भी कोई भी सॉलिड है, सॉलिड के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेस में जितनी भी यूनिट स्मॉलेस्ट जुड़ी हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पेस का निर्माण करती हैं। तो इसलिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा पार्ट है, वो कहलाएगा यूनिट्स। तो मकान की सबसे छोटी इकाई ब्रिक्स, ईंट होती है। इसी तरीके से सॉलिड पार्टिकल्स की, सॉलिड सब्सटेंस की, सॉलिड चीज़ों की जो सबसे छोटी इकाई होगी वो यूनिट सेल होगी। तो
तो इस तरीके से आपने जाना क्रिस्टल लैटिस क्या है, लैटिस साइट क्या है, यूनिट सेल क्या है। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है? जैसा कि हमने बताया क्रिस्टल इस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है इस तरीके से। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो यूनिट सेल है वो किस तरीके से अरेंज है। मान लो यूनिट सेल, एक यूनिट सेल इस तरीके से भी अरेंज हो सकती है, एक यूनिट सेल इस तरीके से भी अरेंज हो सकती है कि उसके पॉइंट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कॉर्नर पर तो हैं ही, किसी के सेंटर में भी पॉइंट्स हो सकता है, ऐसे भी अरेंज हो सकता है। ऐसे भी अरेंज हो सकती है, मान ले यहाँ फेस पर पॉइंट्स हो इस तरीके से। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो यूनिट जुड़ी हुई है, जो पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के, वो उसके कॉर्नर पर ही हैं या उसके अलावा उसके फेस या सेंटर में भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज है। इस बात को देखते हुए हम क्रिस्टल सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट करते हैं हम पिरामिड यूनिट सेल, सेकंड करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। पिरामिड यूनिट सेल क्या है? पिरामिड यूनिट सेल सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर है, इस तरीके से एक सिंपल यूनिट हो गई। इस तरीके से जैसा कि आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें अरेंज होते हैं इस तरीके से। तो ये एक यूनिट सेल हो गई। तो यहां इस तरीके से इसको आप बनाएंगे आगे, इसको इस तरीके से जोड़कर, तो इस तरीके से आपके पास ये यूनिट सेल बन के आएगी। तो इस तरीके से ये एक यूनिट सेल बनी, सिंपल यूनिट सेल है। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर ही है, बीच में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं है। तो ऐसी यूनिट सेल जिसके कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इस तरीके की यूनिट को सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। अब सवाल पैदा होगा नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये जानने के लिए हम चलेंगे, देखिए अगर हम बात करें इस तरीके से फ्रंट में 1 2 3 4, ये हमारे पास इस तरीके से एक यूनिट सेल बना। तो हम यहाँ देखेंगे इस यूनिट सेल के अंदर कितना स्पेस एटम का ऑक्यूपाई हुआ है। इस एटम का 25% ऑक्यूपाई हुआ, इसका 25% ऑक्यूपाई हुआ, इसका 25% ऑक्यूपाई हुआ, इसका 25% ऑक्यूपाई हुआ है। तो 25% 4 बार है, तो 4 बार करेंगे तो 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4 क्या आएगा? एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इस तरीके से हमने देखा कि एक सिंपल यूनिट सेल एक एटम का स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक एटम का स्पेस ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि देख रहे हैं ना हम इस तरीके से एक यूनिट बना, 25% हिस्सा इस एटम के लिए इसने 25% यहाँ से लिया, यहाँ से 1/4 हिस्सा लिया, इनको जोड़ेंगे निकालेंगे तो 1 आएगा। इस तरीके सिंपल यूनिट सेल का नंबर ऑफ एटम निकालने का हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला और भी है, 8 × 1/8। अभी हमने आपको 4 कॉर्नर दिखाए, 1 2 3 4 दिखाए, ये हमने आपको सामने का दिखाया। आप जानते हैं एटम गोल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम गोल मानते हैं, गोल मानेंगे तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि 25% हिस्सा है। एक्चुअल में इसके साथ इस तरीके से यूनिट सेल जुड़ी हुई है, इस तरीके से
तो जब इसको हम इस तरीके से जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर आएंगे। 8 कॉर्नर पर हर एक कॉर्नर पर एटम, हर एक कॉर्नर पर एटम इस तरीके से। जब हम निकाल के देखेंगे तो एक यूनिट के अंदर इधर से और इधर से, इधर से और इधर से ऐसे निकालेंगे तो 25% का भी हाफ आता है। 25% का भी हाफ ऑक्यूपाई करेगा। जब 8 कॉर्नर ऑक्यूपाई करेंगे 8, तो तब जाकर 8 कॉर्नर के हिसाब से 8/1/8 ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब एक एटम निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे सिंपल यूनिट में। 8 कॉर्नर होते हैं 1/8, ये फॉर्मूला सिंपल यूनिट से एटम निकालने का, तो एक एटम आएगा। तो इस तरीके से ये होगा सिंपल यूनिट सेल। नेक्स्ट टाइप हम पढ़ेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जो पॉइंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर तो होती हैं, कॉर्नर एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन, कॉर्नर के अलावा अदर पोजीशन पे भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सिंपल ने आपने देख लिया, सिंपल यूनिट सेल अभी आपने देखिए इस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पर ही थे, 8 कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा बीच में भी मिल सकता, अपर फेसिस लोअर फेसिस पे मिल सकता, सभी फेसिस पर भी मिल सकता है। ये हमें देखना होगा बॉडी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है और फैसों पर है कहाँ है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से आगे चलकर सेंट्रल यूनिट सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है कॉर्नर के अलावा फैसों पर भी है, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गई। अगर सेंटर के अंदर एक एटम है, 8 कॉर्नर पर तो सब के रहेंगे ही, अगर इसके अलावा सेंटर पे भी है तो उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। अगर एंड सेंटर्ड पर है, अपर और लोअर फेसिस पर ही है, अपर और सभी फेसों पर नहीं है, सिर्फ अपर और लोअर फेसिस पर ही एटम है, तो एस यूनिट को एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इस तरीके से जो सेंटर्ड यूनिट्स होंगी वो 3 प्रकार की होंगी। इन तीनों प्रकार को हम डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी कराएंगे कि इनके किस तरीके से इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और नंबर ऑफ एटम्स कितना ऑक्यूपाई करेगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स ऑक्यूपाई होंगे, बॉडी सेंटर में कितने होंगे, एंड सेंटर में कितने होंगे। तो हमारे वीडियो लगातार आप देखते रहे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, 1 बाय 1 आप स्टडी करें। पहले फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकंड पार्ट देखें, देन थर्ड पार्ट देखें। लगातार अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इनवाइट करें। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का जो रेड में लिखा हुआ उसको बटन दबाएं, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और लगातार आपको अपडेट करते रहें। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद उनके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।